स्टूडेंट, आज हम लीनियर अलजेब्रा की लास्ट क्लास करने जा रहे हैं। इसके बाद हम PYQ करेंगे। देखिए भाई, हमें दे रखा है क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या होती है। बहुत ही इजी चीज़ है ये। देखिए, मान लीजिए f कोई फंक्शन है जो वेक्टर स्पेस f से वेक्टर स्पेस f पे जा रहा है। देखिए f यहाँ पे फील्ड है, यहाँ पे कार्टेशियन है और यहाँ पे क्या है, सिंगल f ओवर f एक बाइलीनियर फॉर्म है। ठीक है, तो f(x,y) बाइलीनियर है, मतलब दोनों तरफ से लीनियर, दोनों स्लोट से लीनियर। तो f(x,y) बराबर है, बाइलीनियर फॉर्म है। अगर x और y क्या आ जाए इक्वल, x और y क्या आ जाए इक्वल, मतलब इसमें एक वेरिएबल होगा, दो वेरिएबल नहीं होंगे। तो यहाँ पे y की जगह क्या पुट कर देंगे, x। तो हमें क्या मिलेगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। इसको निकालना कैसे है वो क्वेश्चन की हेल्प से आपको समझ में आएगा। देखिए, मान लीजिए हमें फाइंड ऑल क्वाड्रेटिक फॉर्म बतानी है fn की। देखिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है। देखिए, इस तरीके से आपको करना है। सबसे पहले x1 x2 x3 xn हमें हॉरिजॉन्टल लिखना है मैट्रिक्स को। फिर हमें f ऑफ E1 ये स्टैंडर्ड बेसिस है, E1 E2 से लेकर E1 En तक जाना। देखिए, जैसे अपनी मैट्रिक्स होती है ना, A11 A12 A13, तो उसी हिसाब से ये लेना है। E1 E2 E1 En इनका फंक्शन लेना है। और ऐसे ही हमें E2 E1, अब देखो 2 फिक्स है, इसमें n फिक्स हो जाएगा। और यहाँ पे इनटू में हमें कॉलम मैट्रिक्स लेनी है, x1 x2 से लेकर xn। तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्म। अब सबसे पहली बात, क्या मैट्रिक्स से हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है? यस, क्वाड्रेटिक मैट्रिक्स हमेशा क्या होती है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। और कब सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, जैसे हमारा एक क्वेश्चन है। देखिए, जैसे A बराबर है 1 3 5 2, ठीक है। तो इसमें f² देखो रियल है ये फील्ड, तो f² से f जा रहा है, तो यहाँ पे दो टपल्स हैं। तो अब देखिए, इसको हमें कैसे सोल्व करना है। देखिए, इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें कैसे बनानी है। देखिए, हम हॉरिजॉन्टल, देखिए सिंपल है, x y इधर लिख लो। देखो, मैं इसका एक और छोटा तरीका बताती हूँ। 1 3 5 2 है, ठीक है। x y ऊपर लिख लो, x y नीचे लिख लो। मेरे को बताइए, x को x से गुना किया x² और उसको 1 से गुना किया x², प्लस x को y से गुना किया xy, साथ में 3, मतलब इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बना 3xy, प्लस इसी तरीके से 5 की गुना कर दो x से, x की y से गुना करिए xy और 5 से और गुना करिए तो 5xy, प्लस y को y से क्या y² और गुना में 2y का स्क्वायर बनाइए। तो ये क्या बना, x², 5 और 3 कितने हो गए 8xy, प्लस में 2y का स्क्वायर। तो इस तरीके से ये हमारी क्वाड्रेटिक फॉर्म हो जाएगी। अब आगे देखिए, मान लीजिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, ये मैंने आपको बता दिया था। आगे हम बात करते हैं। देखिए, एवरी मैट्रिक्स क्वाड्रेटिक फॉर्म जो भी होती है कैन बी रिड्यूस की जा सकती है सिमेट्रिक फॉर्म में। याद रखना, हर मैट्रिक्स जो कि क्वाड्रेटिक फॉर्म में है उसको मैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स में रिड्यूस कर सकती हूँ। जैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स में रिड्यूस करेंगे। और आगे अब हमें निकालना है पॉजिटिव डेफिनेट क्या होता है। क्या बताना है हमें, पॉजिटिव डेफिनेट क्या होता है। देखिए, मान लीजिए f एक फंक्शन है जो fn से क्रॉस fn से f पर जा रहा है, और ये क्वाड्रेटिक फॉर्म। देखिए, क्वाड्रेटिक फॉर्म कैसे बनाते हैं, x का ट्रांसपोज a और x, ठीक है। यहाँ पे a मैट्रिक्स है, x का ट्रांसपोज आगे गुना में x, ठीक है। इस तरीके से लिखते हैं। इसको हम पॉजिटिव डेफिनेट कब बोलेंगे, अगर ये ग्रेटर देन 0, अगर x का ट्रांसपोज a गुना में x क्या हो, ग्रेटर देन 0, और x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, नॉन जीरो। और नेगेटिव डेफिनेट कब बोलेंगे, अगर वो लेस देन 0, क्या हो, लेस देन 0। और पॉजिटिव सेमी डेफिनेट में 0 और इंक्लूड हो जाएगा, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, लेकिन x हमेशा नॉन जीरो आएगा। ये बात याद रखना, ठीक है। तो उसके लिए एक y बिलोंग्स टू fn ऐसा एग्जिस्ट कर जाएगा जो y भी क्या है, नॉन जीरो, और y का ट्रांसपोज ay बराबर ये क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल। ओके, नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव सेमी डेफिनेट। देखिए भाई, नेगेटिव सेमी डेफिनेट को कैसे दिखाते हैं। मान लीजिए f एक फंक्शन है, fn क्रॉस fn से f पर जा रहा है, और ये क्वाड्रेटिक फॉर्म हमने लिखी। देखो, क्वाड्रेटिक फॉर्म को हम कैसे लिखते हैं, f(x) बराबर क्या है, x का ट्रांसपोज a(x). तो f को हम नेगेटिव सेमी डेफिनेट कब बोलते हैं, जब x का ट्रांसपोज a मल्टीप्लाई x लेस देन इक्वल टू 0 आ जाए, जिसमें x क्या हो, नॉन जीरो, और उसके लिए कोई y नॉट इक्वल टू 0 ऐसा एग्जिस्ट करे कि y की पावर, मतलब y का ट्रांसपोज a y इक्वल टू क्या हो जाए, 0। इनडेफिनेट कब बोलेंगे, देखिए, इनडेफिनेट कब बोलेंगे, जब x का ट्रांसपोज ax और y का ट्रांसपोज ay क्या हो, लेस देन 0। और दूसरी बात, मतलब हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है f(x) गुना में f(y) क्या हो, लेस देन 0। वो लेस देन जब 0 कब होता है, एक पॉजिटिव रूट हो और एक नेगेटिव रूट हो, या पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव हो। तो याद रखना, एक पॉजिटिव रूट होगा एंड अदर इज नेगेटिव रूट होगा।
तभी क्या आ जाएंगे, इनडेफिनेट आएगा, इनडेफिनेट। एक पॉजिटिव रूट और एक नेगेटिव रूट आएगा तो क्या कहलाएगा, वो इनडेफिनेट। नेक्स्ट देखिए, अब हमें इसको चेक करना है कि पॉजिटिव डेफिनेट है या नहीं। देखिए एक तरीका क्या है, जैसे ये मैट्रिक्स है, इसकी आइगन वैल्यू निकालेंगे। आइगन वैल्यू अगर सारी की सारी पॉजिटिव आती हैं तो मैं इसको बोलूँगी पॉजिटिव डेफिनेट। ओके, तो पॉजिटिव डेफिनेट की हमेशा सारी आइगन वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। अब देखिए जैसे मैंने, हाँ एक और तरीका था, अगर ये इसका ट्रांसपोज इसी के बराबर आ जाए तो क्या कहलाएगी, ये पॉजिटिव डेफिनेट। जैसे ये मान लो ए मैट्रिक्स है, ए बराबर क्या है भाई, 3 -1 0 -1 2 -1 0 -1 3। ये शॉर्टकट मेथड है निकालने के लिए, पॉजिटिव डेफिनेट चेक करने के लिए। अब ए का ट्रांसपोज करके देखिए, तो 3 -1 और 0, इसमें -1 2 -1, रो को कॉलम में चेंज कर रही हूँ, 0 -1 और 3। तो क्या ये वही मैट्रिक्स है, यस। ए का ट्रांसपोज ए के बराबर है, यहाँ पे ए का ट्रांसपोज किसके बराबर है, ए के। तो ये क्या है, पॉजिटिव डेफिनेट। तो इसको हमें पूरा निकालने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम इस तरीके से इसको चेक कर लेंगे। फिलहाल मान लीजिए अगर हमें इसकी क्वाड्रेटिक फॉर्म बनानी हो तो कैसे करेंगे। देखिए सबसे सिंपल तरीका, देखिए मैं इसको यहाँ करके दिखा रही हूँ। जैसे हमारी मैट्रिक्स क्या है, 3 -1 0 -1 0 2 -1 -1 और 3, ये हमें मैट्रिक्स रखी है। अब देखो यहाँ पे आगे हम लिख लेंगे x y z, इधर भी आगे लिखेंगे x y z। अभी मैंने आपको तरीका बताया था, x को x मतलब इन तीनों की गुना कर दो, तो ये क्या बनेगा, 3x का स्क्वायर प्लस, अब इन तीनों इसकी गुना कर दो, x को y से किया xy और -1 से किया माइनस का xy, x को z से किया xz और 0 से किया तो +0 प्लस, अब y को x से किया xy, -1 से किया तो -xy, ऐसे ही y को y से किया y² और 2 से गुना किया तो 2y का स्क्वायर। इसी तरीके से y को z से गुना किया और -1 से गुना किया तो माइनस का yz। नेक्स्ट z को x से किया zx और 0 से गुना किया तो 0, और z को y से किया zy, -1 से किया तो माइनस का zy। ऐसे ही z को z से किया तो 3z का स्क्वायर। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब देखो यहाँ पे 3x² है तो उसको लिख दो, देखिए 2x² + x², उसको हम कर सकते हैं ऐसे, 3z² को लिख सकते हैं 2z² + z²। देखिए जैसे इसमें किया हुआ है तो यहाँ पे बनेगा ये, जैसे इसको मान लीजिए x² ही रहने दिया, x² माइनस का 2xy + y², इस तरह से क्या है, तो ये x - y का स्क्वायर हो जाएगा। अब एक y² यहाँ से बच रहा है, एक 2x² यहाँ से बच रहा है ना, और 3z² में एक z² रखो, और आगे क्या है ये xz। तो मतलब इस तरीके से ये फॉर्म आप बना लोगे, ठीक है। तो ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि स्क्वायर क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 2 × ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो पॉजिटिव डेफिनेट है। तो सबसे ईजी तरीका क्या था, उसका ट्रांसपोज करना, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट, अगर ए और बी पॉजिटिव डेफिनेट है तो उनका सम भी क्या होता है, पॉजिटिव डेफिनेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर ए और बी मैट्रिक्स पॉजिटिव डेफिनेट है तो उन मैट्रिक्स का जो सम है वो भी क्या होता है, पॉजिटिव डेफिनेट। नेक्स्ट हमारा क्या रिजल्ट है, अगर a + b मतलब सम मैट्रिक्स का पॉजिटिव डेफिनेट है तो अलग अलग मैट्रिक्स भी क्या होगी, पॉजिटिव डेफिनेट। नेक्स्ट हमारा रिजल्ट है, अगर a और b नेगेटिव डेफिनेट है, कैसी है, नेगेटिव डेफिनेट, देन a + b क्या होगी, नेगेटिव डेफिनेट। मतलब दो मैट्रिक्स नेगेटिव डेफिनेट है तो उन दोनों मैट्रिक्स का सम भी नेगेटिव डेफिनेट होगा। और अगर a + b नेगेटिव डेफिनेट हैं देन a एंड b नीड नॉट नेगेटिव डेफिनेट। याद रखना, अगर सम नेगेटिव डेफिनेट है तो a और b अलग अलग नेगेटिव डेफिनेट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। सम को स्प्लिट करने पर नेगेटिव डेफिनेट हो ऐसा नहीं है। आगे, अगर a और b पॉजिटिव डेफिनेट है तो a b a का ट्रांसपोज भी पॉजिटिव डेफिनेट होगा, या b a b का ट्रांसपोज भी क्या होगा, पॉजिटिव डेफिनेट। देखिए प्रूफ मैं कर ही नहीं हूँ क्योंकि हमें रिजल्ट से मतलब है, अभी बाद में मान लो नीड होगी तो हम प्रूफ करेंगे। देखिए अगला, इफ़ ए हैज ऑल पॉजिटिव आइगन वैल्यू। देखिए ए की अगर सारी वैल्यू आइगन वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तो ए पॉजिटिव डेफिनेट होगा ऐसा जरूरी नहीं है। देखिए ये अभी मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि इसकी सारी आइगन वैल्यू निकालो, अगर सारी पॉजिटिव है तो ए पॉजिटिव डेफिनेट होगा, तो ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, नॉट पॉसिबल, हमेशा ऐसा नहीं होता। आगे मान लीजिए ए पॉजिटिव डेफिनेट है, अगर ए पॉजिटिव डेफिनेट है तो उसकी आइगन वैल्यू जरूर पॉजिटिव होगी, ये बात याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रिजल्ट क्या है, देखिए अगर इफ़ ए इज, देखिए ए अगर नेगेटिव डेफिनेट है देन ईच वैल्यू ऑफ ए हमेशा नेगेटिव होगी, ये भी ट्रू है। देखिए ये बात आप याद रखना, y का ट्रांसपोज ए वाई बराबर होता है, y का ट्रांसपोज ए की जगह यहाँ पे लैम्डा भी पुट कर सकते हैं, लैम्डा y। ओके, नेक्स्ट देखिए
और पॉजिटिव डेफिनेट में जीरो वेक्टर नहीं होता, ये भी याद रखना है, जीरो आइगन वैल्यू नहीं होती। देखिए इफ़ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स है देन ए, देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो पॉजिटिव डेफिनेट होगी इफ़ एंड ओनली इफ ईच आइगन वैल्यू इज पॉजिटिव। तो याद रखना ए को सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और वो पॉजिटिव डेफिनेट कब होगी, अगर इसकी सारी आइगन वैल्यू क्या आती हो, पॉजिटिव। नेक्स्ट हमारा सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स है सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे। देखिए मान लीजिए ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, वो नेगेटिव डेफिनेट, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स नेगेटिव डेफिनेट भी आ सकते हैं और पॉजिटिव डेफिनेट भी। ओके, तो मान लीजिए ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और वो कैसी है, नेगेटिव डेफिनेट। वो कब होगी, अगर इसकी सारी आइगन वैल्यू क्या हो, नेगेटिव। इसका मतलब हमें वो टेस्ट नहीं करना कि ए को सिमेट्रिक करके हम सारे पॉजिटिव डेफिनेट कह देंगे, तो ये चीज़ हमें नहीं करनी, हमें रूट्स निकालने हैं, ठीक है। और सिमेट्रिक चेक कर लिया, सिमेट्रिक चेक करने के बाद आइगन वैल्यू निकाली है। अगर आइगन वैल्यू सारी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव डेफिनेट, अगर आइगन वैल्यू सारी की सारी ही नेगेटिव है तो नेगेटिव डेफिनेट हो जाएगा। आगे ए को सेमी डेफिनेट सेमी पॉजिटिव डेफिनेट कब बोलेंगे, देखिए एक तो सारी की सारी आइगन वैल्यू, देखो नॉन नेगेटिव का मतलब पॉजिटिव होनी चाहिए, दूसरा वहाँ पे कम से कम एक ऐसा आइगन वैल्यू होनी चाहिए जो जीरो के इक्वल हो, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेमी पॉजिटिव डेफिनेट। इसी तरीके से सेमी नेगेटिव क्या बोलेंगे, सारी की सारी आइगन वैल्यू क्या हो, नेगेटिव, बस एक आइगन वैल्यू क्या हो, जीरो। इनडेफिनेट एक पॉजिटिव वैल्यू और एक नेगेटिव वैल्यू। ओके, नेक्स्ट देखिए बाई लीनियर और इनर प्रोडक्ट स्पेस। मान लीजिए ए इज पॉजिटिव डेफिनेट है, अगर ए पॉजिटिव डेफिनेट है तो इसका ए का स्क्वायर भी हमेशा पॉजिटिव डेफिनेट होगा। तो ये क्या है, ट्रू है या फॉल्स है, तो ये फॉल्स है, याद रखना। अगर ए पॉजिटिव डेफिनेट है तो ए का स्क्वायर पॉजिटिव डेफिनेट है, ये फॉल्स है। ओके, नेक्स्ट हमारा देखिए भाई आगे हमें क्या रखा है, मान लीजिए ए क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। इफ देन एवरी रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज पॉजिटिव डेफिनेट कब होगी, इफ़ एंड ओनली इफ ए हैव ऑल पॉजिटिव वैल्यू। ये मैंने बता दिया था, ए की सभी आइगन वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव। नेक्स्ट हमारा रिजल्ट, ए को नेगेटिव डेफिनेट कब, ए मान लो नेगेटिव डेफिनेट है, ये इम्प्लाइज नहीं करता कि ए स्क्वायर नेगेटिव डेफिनेट हो। अभी मैंने बताया था कि ए अगर पॉजिटिव डेफिनेट है तो वो इम्प्लाइज नहीं करता कि ए स्क्वायर पॉजिटिव डेफिनेट होगा। ऐसे ही ए अगर नेगेटिव डेफिनेट है तो ये इम्प्लाइज नहीं कर रहा कि ए स्क्वायर क्या होगा, नेगेटिव डेफिनेट, ठीक है। और दूसरी बात, अगर ए रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर वो रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए स्क्वायर नेगेटिव डेफिनेट होगा। नेक्स्ट हमारा एवरी क्वाड्रेटिक फॉर्म, याद रखना हर क्वाड्रेटिक फॉर्म डायगोनलाइजेबल होती है और एवरी मैट्रिक्स ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म को हम रिड्यूस कर सकते हैं रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। ये मैंने बताया था, उसको कैसे लिखेंगे, ए आई जे सिमेट्रिक मैट्रिक्स से एलिमेंट लिखते हैं, उसको हम लिख सकते हैं ए आई जे प्लस में ए जे आई डिवाइड बाई 2। ये याद रखना, ए जे आई का मतलब ट्रांसपोज होने के बाद, है ना, ए आई जे प्लस में ए जे आई बाई 2, इस तरीके से हम उसको लिख सकते हैं। और हर रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होती है, ये भी याद रखना, हर रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसी होती है, डायगोनलाइजेबल, और क्वाड्रेटिक फॉर्म भी डायगोनलाइजेबल होती है। ओके, नेक्स्ट देखिए सारे रिजल्ट्स कर रहे हैं हम ताकि हमारी जल्दी हो जाए हमारा रिवीजन। देखिए कॉन्ग्रुएंट मैट्रिक्स क्या होती है, मान लीजिए ए और बी एम एन आर, मतलब यहाँ पे मैट्रिक्स है एन ऑर्डर का रियल नंबर पे, देन ए को कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं बी पर। इफ़ देयर एग्जिस्ट एक पी ऐसी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है जो कि क्या है, नॉन जीरो, सच डैट ए बराबर हो पी इनवर्स बी पी के। मतलब ये क्या है, एक तरीके से सिमेट्रिक मैट्रिक्स की सिमिलर मैट्रिक्स की तरह काम कर रहा है ना। सिमिलर मैट्रिक्स हो तो वो क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट। तो बी बराबर क्या आया, पी इनवर्स ए पी। ऐसे ही ए, देखो ये तो कब होता है, जब हमारी सिमिलर मैट्रिक्स होती है। अब इसमें कॉन्ग्रुएंट के लिए ट्रांसपोज कर देंगे, यहाँ पे पी इनवर्स की जगह क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज, पी इनवर्स की जगह क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज, याद रखना। आगे वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगी और हम जाते हैं कॉन्ग्रुएंट रिलेशन कैसा होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, तो इस चीज़ को हमें याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, मान लीजिए ए और बी ऑर्थोगोनल कॉन्ग्रुएंट है। ऑर्थोगोनल कॉन्ग्रुएंट कब है, जब पी का ट्रांसपोज और पी क्या हो जाए, आइडेंटिटी। याद रखना, ए बराबर है पी का ट्रांसपोज बी पी, यहाँ पे पी इनवर्स की जगह कौन आ गया, पी का ट्रांसपोज। और ऑर्थोगोनल कब कहलाएगा, अगर पी का ट्रांसपोज और पी क्या आ जाए, आइडेंटिटी। ओके, आगे एवरी रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल कॉन्ग्रुएंट होती है कुछ डायगोनल मैट्रिक्स के। याद रखना, हर रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल किसकी होती है, डायगोनल मैट्रिक्स डी के। जैसे अब हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, क्यू ए एक्स बराबर है 2x² 2xy प्लस 2y²। तो अब हमें क्यू ए एक्स बराबर हमें चेक करना है इसकी क्वाड्रेटिक फॉर्म है या नहीं।
देखिए मान लीजिए इसमें एलिमेंट क्या है, देखो एक्स स्क्वायर, एक्स कितनी बार है, 2 बार, 2 बार है। तो देखो सबसे पहले हम ऐसे लिख देंगे एक्स वाई ओके। एक्स का स्क्वायर, एक्स गुना में एक्स का स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 2, एक्स वाई 2 बार है तो एक्स वाई यहाँ आएगा, एक्स वाई यहाँ पे आएगा, है ना। तो एक्स गुना में वाई, तो 2 के टुकड़े हो गए 1 और 1 हो गए, और वाई का स्क्वायर वाई गुना में वाई 2 एक्स वाई, ये हमारी मैट्रिक्स मैंने इससे बना दी। देखो क्वाड्रेटिक फॉर्म दे रखी थी, उससे मैंने मैट्रिक्स बना दी, बन गई। अब वेरीफाई करना है आइगन वैल्यू, देखो आइगन वैल्यू इसकी 1 और 2 आएगी, वो हम वेरीफाई कर देंगे इस मैट्रिक्स से, ठीक है, कि आइगन वैल्यू 1 और 2 आएगी या नहीं। जैसे अगर हम इसकी क्या निकाले, आइगन वैल्यू 1 और 2 आएगी या नहीं। देखिए इस मैट्रिक्स से हम करैक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकाल सकते हैं, वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू ए प्लस में डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर क्या होता है 0। ए स्क्वायर माइनस ट्रेस क्या है यहाँ पे, डायगोनल एलिमेंट का सम 2 और 2 4, 4a प्लस में डिटरमिनेंट ऑफ ए 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया 3 बराबर 0 हो गया। तो गुना करे तो क्या है, 3 आए, जोड़े तो 4 आए, तो माइनस का 3a और माइनस का a प्लस में 3 बराबर 0। इसमें a कॉमन a माइनस 3, इसमें -1 कॉमन a माइनस 3 बराबर 0। तो a बराबर क्या आ गया 3 और a बराबर क्या आ गया 1। अब मुझे इसका आइगन वेक्टर निकालना है, तो वेक्टर कैसे निकालते हैं भाई, हम ऐसे करते हैं ना, a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स बराबर क्या होता है 0। अब लैम्डा बराबर 3 के लिए a माइनस का 3i और x को क्या लिखते हैं एक्स वाई बराबर क्या है 0। अब यहाँ पे a माइनस 3i मतलब 3i को सब्ट्रैक्ट कर दो इसके डायगोनल में से, तो क्या लिखेंगे 2 माइनस 3 लैम्डा, और यहाँ से सॉरी लैम्डा यहाँ पे क्या है 1, तो 2 माइनस 3 करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 माइनस 3, इधर भी 2 माइनस 3, ये 1 1 फिक्स है, और एक्स वाई बराबर क्या है 0। ये देखो ये क्या बनेगा -1 1, और ये क्या है 1 -1 एक्स वाई बराबर क्या है 0। अब रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई कीजिए, -x प्लस वाई बराबर 0, -x बराबर -y, तो x की जगह y पुट करेंगे तो हम देखेंगे 1 1 आएगा, क्या आएगा 1 1। ओके, इस तरीके से हमारा ये आ जाएगा लैम्डा बराबर 3 के लिए। ऐसे ही मैं लैम्डा बराबर 1 के लिए भी चेक कर सकती हूँ। ओके, तो हमने देखा यहाँ पे क्या चेक किया कि P का ट्रांसपोज AP बराबर डायगोनल मैट्रिक्स हमारी आ रही है। देखिए ये डायगोनल मैट्रिक्स है, एक मिनट पहले एक बार मैं ये थोड़ा सा चेक कर लेती हूँ। हाँ, तो हमने क्या किया यहाँ पर 2 1 1 2 डायगोनल मैट्रिक्स कैसे निकाल सकते हैं, इसमें ऑपरेशन लगाकर। कैसे निकालेंगे, ऑपरेशन लगाकर। जैसे हमारी मैट्रिक्स क्या दे रखी थी, एक सेकेंड, हमारी मैट्रिक्स थी 2 1 1 2, क्या थी मैट्रिक्स 2 1 1 2। तो डायगोनल मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे भाई, इसको 1 बना रही हूँ तो इसमें से इसको घटाऊंगी, दुगुना करके घटा रही हूँ। मान लो R1 पे R2 पे ऑपरेशन लगाया, R2 माइनस दुगुना ऑफ R1, तो वो 2 1 तो वैसा का वैसा दुगुना 1 का दुगुना R2 माइनस सॉरी दुगुना R2 माइनस R1, उल्टा लिख गई मैं। दुगुना R2 का करूँगी तो 2 में से 2 गया 0, 2 दूनी कितने हो गए 4, 4 में से 1 गया 3, तो डायगोनल मैट्रिक्स बन गई। अच्छा, यहाँ पे अभी 1 बच रहा है, क्या बच रहा है 1, है ना। तो अब इसको बनाने के लिए, लेकिन इससे दिक्कत आएगी यहाँ पे, तो सबसे पहले ये वाला ऑपरेशन न लगाइए, सबसे पहले R1 माइनस R2 लगा लीजिए, R1 माइनस R2, R1 में से 2 गया तो 1, 1 में से 2 गया माइनस का 1, 1 2 एज इट इज, ठीक है। अब इसको घटा दीजिए, अब R2 पे ऑपरेशन लगा दिए लीजिए, R2 माइनस R1, तो 1 माइनस 1, 1 में से 1 गया 0, 2 में से माइनस माइनस प्लस 3, तो इस तरीके से हमारी ये मैट्रिक्स बन गई। लेकिन ये डायगोनलाइजेबल अभी भी नहीं है, ये तो जॉर्डन ब्लॉक टाइप की हो गई है ना, सॉरी। ये आइगन वैल्यू लिख के आएगी मैट्रिक्स, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू 1 और 3 आई थी ना हमारी आइगन वैल्यू, तो उसको लिख के आएगी। तो लैम्डा बराबर 1 और लैम्डा बराबर 3, और यहाँ पे क्या लिखते हैं हम 0 0, डायगोनल पे हमने लैम्डा की वैल्यू लिख दी, ठीक है। तो हर डायगोनल मैट्रिक्स हमें पता है डायगोनल में कन्वर्ट की जा सकते हैं, तो इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट करेंगे। अब वही एक्स वाई इधर लिखे, एक्स वाई इधर, देखिए अब इसको कैसे लिखेंगे हम 1 0 0 3, यहाँ पे भी एक्स वाई और यहाँ पे भी एक्स वाई, एक्स को एक्स से गुना किया एक्स स्क्वायर गुना में 1 एक्स स्क्वायर, एक्स को वाई से गुना किया एक्स वाई गुना में 0 0, वाई को एक्स से किया वाई एक्स गुना में 0 0, वाई को वाई से किया वाई स्क्वायर गुना में 3 3 वाई का स्क्वायर, ये बन गया। तो हमने देखा एक्स स्क्वायर प्लस 3 वाई स्क्वायर आया यहाँ पर, और इधर क्या बनाया, देखिए अगर मैं यहाँ पर एक्स और वाई को एक्स स्क्वायर प्लस में 3 वाई स्क्वायर, हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, क्या बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो दोनों क्वाड्रेटिक, देखिए भाई
अब हम नेक्स्ट कर रहे हैं वेक्टर वो इनर प्रोडक्ट के ऊपर। मान लीजिए वी एफ से वी एफ हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट से एफ जा रहा है, तो सबसे पहली बात नो नेगेटिव हम जानते हैं एक्स एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है फॉर एक्स बिलोंग्स टू वी। अगर एक्स एक्स जीरो होता है तो इफ़ एंड ओनली कब होता है, जब एक्स बराबर जीरो। अब मान लीजिए मैंने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया वी से वो जा रहा है आर पॉजिटिव, क्योंकि इनर प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है, और यूनियन जीरो, यहाँ पे जीरो इंक्लूड है। देन एफ एक फंक्शन, देखो इनर प्रोडक्ट को हम कैसे लिख सकते हैं, रूट एक्स एक्स, और यहाँ पे एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, हमें पता है ये होता है। तो एफ एक्स बराबर जीरो है तो एक्स बराबर क्या होगा, जीरो। देखिए एक इंपॉर्टेंट बात इसमें याद क्या रखना है, एफ ऑफ एल्फा एक्स किसके बराबर होता है, मोड एल्फा, मतलब जो कॉन्स्टेंट वैल्यू है वो मोड करके बाहर आएगी, और एफ एक्स। नेक्स्ट हमें चेक करना है एफ एक्स प्लस एफ वाई रिलेट करते हैं क्या एफ ऑफ एक्स प्लस वाई से। देखो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई का मतलब रूट में एक्स वाई कोमा एक्स वाई, इस तरीके से हम उसको खोलेंगे। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था एफ एक्स को खोलते कैसे हैं, रूट में एक्स एक्स लिख के खोलते हैं। ठीक है, तो अब x को एक्स वाई के साथ रिलेट करो, प्लस y को एक्स वाई के साथ। देखियो x को x से किया, लेकिन पहले मैंने इसको उल्टा लिख दिया तो कॉन्जुगेट के रूप में लिख दिया, कॉन्जुगेट लगा दिया उल्टा लिखते ही, ऐसे इसको भी उल्टा लिखा तो कॉन्जुगेट के रूप में लिख दिया। अब मैं x को पहले x के साथ कॉन्जुगेट के साथ करूँगी, फिर y को x के साथ कॉन्जुगेट, ऐसे ही x को y के साथ कॉन्जुगेट, फिर y को y के साथ कॉन्जुगेट लिखा। अब ये देखिए x x, देखिए कॉन्जुगेट x x क्या होता है, नॉर्म ऑफ x का स्क्वायर, और x y वाई एक्स का उल्टा लिखा तो एक्स वाई, इसका भी उल्टा लिख लिया, एक्स वाई का उल्टा वाई एक्स हो जाएगा, लेकिन अभी इसको उल्टा नहीं लिखा है, इसको कॉन्जुगेट के रूप में रखा है। इसका भी उल्टा लिखा तो वाई वाई आ गया। तो अब हमने देखा इसको लिख सकते हैं रियल एक्स वाई, क्या लिख सकते हैं इसको, रियल एक्स वाई। तो यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट एक्स वाई को कैंसिल कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट लेट वी एफ बी एनी वेक्टर स्पेस नॉर्म जो है वी एफ से आर प्लस इंक्लूडेड जीरो होता है, उसको नॉर्म बोलते हैं। देखिए नॉर्म की क्या क्या कंडीशन है, एक तो नॉर्म हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, अगर नॉर्म एक्स बराबर जीरो है इफ़ एंड ओनली कब होता है, जब एक्स की वैल्यू क्या हो, जीरो। दूसरा अल्फा एक्स का नॉर्म क्या होता है, मोड अल्फा और नॉर्म ऑफ एक्स, और नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू होता है नॉर्म ऑफ एक्स प्लस में नॉर्म ऑफ वाई, इसको क्या बोलते हैं, ट्राइंगल इनइक्वलिटी। ठीक है, आगे इनर प्रोडक्ट स्पेस में याद रखना कि एफ ऑफ एल्फा एक्स को क्या लिखते हैं, मोड अल्फा और एफ एक्स, और नॉर्म ऑफ एल्फा एक्स कैसे खुलता है, मोड अल्फा मतलब कांस्टेंट का मोड खुलता है, और नॉर्म ऑफ एक्स। नेक्स्ट देखिए इफ वेक्टर स्पेस विद नॉर्म, अगर कोई वेक्टर स्पेस नॉर्म के साथ है तो इसको वी और नॉर्म ऑफ नॉर्म्ड लीनियर स्पेस वेक्टर स्पेस बोलते हैं। आगे नॉर्म लीनियर स्पेस बोलेंगे, एवरी नॉर्म इंड्यूज ए मैट्रिक स्पेस, देखो डी एक्स वाई मैट्रिक स्पेस के साथ हो तो उसका मतलब होता है एक्स माइनस वाई, और इसको बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, रिप्रेजेंट करते हैं इसको। आगे एवरी मैट्रिक्स इंड्यूज ए नॉर्म, हमेशा इंड्यूज करती है। नेक्स्ट हर इनर प्रोडक्ट स्पेस भी एक नॉर्म इंड्यूज करते हैं, और मान लीजिए वी एक वेक्टर स्पेस है और वी सी ए बी का मतलब है सभी कंटिन्यूस फंक्शन का कलेक्शन ऑन ए बी। देन एफ जी हमने डिफाइन कर रखा है ए से बी इंटीग्रेट एफ टी जी टी। तो अब हमें नॉर्म ऑफ एफ निकालना है, नॉर्म ऑफ एफ का मतलब एफ एफ। ठीक है, इसमें ए बी जहाँ पे भी जी है वहाँ पे मैंने एफ टी पुट कर दिया, तो क्या बन गया ये एफ टी का होल स्क्वायर। तो हमें पता है ये कंटिन्यूस है। ठीक है, तो एच एक्स क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और इसी तरीके से एफ जी जीरो से लेकर भी एफ टी जी टी एच टी हमने पुट कर दिया, तो डिफरेंट के लिए हमें डिफरेंट वैल्यू मिल जाएगी। आगे इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑन आर एन, तो आर एन पे इनर प्रोडक्ट करना है तो उसको कैसे डिफाइन करते हैं, एक्स की का ट्रांसपोज ए वाई, जहाँ पे ए यहाँ पे कौन है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अगर बन जाए तो ये क्या बन जाएगा, एक्स का ट्रांसपोज वाई। ओके, नाउ डिफाइन इनर प्रोडक्ट ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर सी एन के ऊपर। देखिए वो क्या होता है, इसको हमें कैसे याद रखना है भाई, ये इनर प्रोडक्ट होता है वाई की पावर थीटा, मतलब वाई का हर्मिशियन और एक्स। तो देखिए इसको हमें, मैं आपको लास्ट में बताती हूँ इसको कैसे लिखना है। देखिए इसको हम ऐसे लिखेंगे, एक्स थीटा एक्स को हम लिखेंगे मोड ऑफ एक्स वन का स्क्वायर प्लस में मोड ऑफ एक्स टू का स्क्वायर से लेकर मोड ऑफ एक्स एन का स्क्वायर, इस तरीके से हम सारे एलिमेंट का मोड करके स्क्वायर कर देंगे। नेक्स्ट है पाइथागोरियन थ्योरम, नॉर्म ऑफ यू प्लस वी का होल स्क्वायर क्या होता है, नॉर्म ऑफ यू का स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ वी का स्क्वायर। ऐसा क्यों, मान लीजिए नॉर्म ऑफ यू प्लस वी का स्क्वायर निकालना है, उसको क्या लिखेंगे, यू प्लस वी और इसके रूट का स्क्वायर, क्योंकि देखो नॉर्म का मतलब क्या होता है, नॉर्म ऑफ एक्स निकालना हो तो हम उसको क्या लिखते हैं, एक्स एक्स
और उसका रूट लिखते हैं ना। तो ऐसे ही u प्लस वी के नॉर्म को लिखा u प्लस वी और उसका रूट स्क्वायर बार है तो स्क्वायर लगा दिया। अब स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कैंसिल, उसको खत्म। तो u प्लस वी, तो u को u प्लस वी के साथ, ऐसे ही v को u प्लस वी के साथ, तो u को u के साथ लिया, पहले इसको उल्टा लिख दिया कॉन्जुगेट लगा के, इसको भी उल्टा लिख दिया कॉन्जुगेट लगा के। अब u को u के साथ कॉन्जुगेट, प्लस में v को u के साथ कॉन्जुगेट, ऐसे u को v के साथ कॉन्जुगेट, फिर v का v के साथ कॉन्जुगेट। अब इसका उल्टा लिखा तो u और इसका उल्टा लिखा तो uv, है ना, v u का उल्टा uv। ऐसे ही इसका उल्टा लिखा नहीं अभी हमने v। तो हमने देखा अगर ये दोनों की वैल्यू 0 है, ये दोनों की वैल्यू 0 कब होती है, जब एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो हमने देखा नॉर्म ऑफ u प्लस v का स्क्वायर बराबर होता है नॉर्म ऑफ u स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ v स्क्वायर, कब, अगर u v ऑर्थोगोनल हो एक दूसरे के। आगे इफ़ u बिलोंग्स करता है v में, एक मैंने ले लिया, और v बिलोंग्स टू u इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल कब होता है, अगर u v की वैल्यू क्या हो, 0। इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन है ये। आगे जीरो वेक्टर अकेला वेक्टर होता है जो सभी पे क्या होता है, ऑर्थोगोनल होता है, ठीक है। तो v का 0 के साथ क्या होएगा, हमेशा 0। आगे 0 इज द ऑर्थोगोनल टू एवरी वेक्टर इन v इफ़ एंड ओनली इफ कब होएगा, अगर u की वैल्यू क्या हो, 0। तो u की वैल्यू, u कब ऑर्थोगोनल होगा, अगर वो 0 वेक्टर हो। नेक्स्ट इन पर्टिकुलर u बराबर 0 का मतलब है इफ़ एंड ओनली इफ u बराबर क्या होगा, 0। नेक्स्ट अपना इफ़ u एंड v बी एनी वेक्टर है इनर प्रोडक्ट स्पेस के अंदर, देन हमें ये फॉर्मूला याद रखना है, u प्लस वी नॉर्म का स्क्वायर प्लस u माइनस वी नॉर्म का स्क्वायर बराबर होता है ट्वाइस ऑफ नॉर्म ऑफ u का स्क्वायर ट्वाइस ऑफ नॉर्म ऑफ v का स्क्वायर। इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ। ओके, नेक्स्ट देखिए हमारा, इस पैरेललोग्राम लॉ को मैं डिफाइन नहीं कर रही हूँ। आगे देखिए, अगर x रियल आर स्क्वायर में बिलोंग करे तो नॉर्म ऑफ x बराबर होता है मोड x प्लस मोड y। याद रखना, नॉर्म x अगर आर स्क्वायर में बिलोंग करता है तो वो बराबर होता है मोड x प्लस मोड y। और हम देखिए अभी हमें पता है मोड x मोड y क्या होता है, दोनों ग्रेटर देन 0। तो ये डिफाइन होगा कि नॉर्म ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 0। अगर नॉर्म ऑफ x बराबर 0 है तो इसको कैसे लिखेंगे, मोड x प्लस मोड y। ये 0 कब होगा, जब x y 0 होगा। आगे अगर अल्फा x का नॉर्म कैसे खोलते हैं, मोड x मोड नॉर्म ऑफ x खोलते हैं, तो इसको कैसे खोलेंगे, दोनों का मोड करके, मोड ऑफ अल्फा x प्लस में मोड ऑफ अल्फा y, जब 2 होंगे तो लिखेंगे हम। अब 2 होंगे तो उसको कैसे खुल दिया, मोड x मोड अल्फा मोड x मोड अल्फा मोड y, दोनों में मोड अल्फा कॉमन ले लिया तो मोड x प्लस मोड y। तो इसको लिखेंगे मोड x और x प्लस y को लिख दिया नॉर्म x। तो हमने देखा नॉर्म ऑफ अल्फा x क्या होता है, मोड x मोड अल्फा और नॉर्म ऑफ x होता है। मान लीजिए एक्स वाई बिलोंग्स करता है आर स्क्वायर में, और देखिए ये इसको प्रूफ कर रखा है तो हम इसका प्रूफ नहीं कर रहे हैं, मैं सीधे ट्रायंगल इनइक्वालिटी आपको बता चुकी हूँ। आगे देखिए, नेक्स्ट हमारा जैसे एक क्वेश्चन करते हैं हम, मान लीजिए u दे रखा है 1 0, v दे रखा है 0 1, और नॉर्म ऑफ x बराबर दे रखा है नॉर्म ऑफ f वो मोड x प्लस मोड y। तो नॉर्म ऑफ u क्या आएगा, देखिए मोड x, सबसे पहले मैं u प्लस v निकालना बता रही हूँ, सॉरी पहले नॉर्म ऑफ x मोड ऑफ नॉर्म ऑफ u निकालना है ना। नॉर्म ऑफ u में पहले मैं नॉर्म ऑफ मोड ऑफ 0 और मतलब यहाँ पे यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे आएगा 0, क्योंकि मोड x प्लस मोड y है ना, ये x हो गया, ये y हो गया। तो मोड 1 और मोड 0, 1 का मोड क्या होता है 1, 0 का मोड क्या होता है 0, तो 1 में 0 जुड़ा 1। ऐसे ही नॉर्म ऑफ v निकालना है, तो मोड ऑफ u मतलब मोड ऑफ x मोड ऑफ y, तो ये x है और ये y है, तो मोड किसका आएगा 0 का, मोड किसका आएगा 1 का, तो 0 प्लस 1 1 हो जाएगा। आगे नॉर्म ऑफ u प्लस v का नॉर्म क्या है, ये 1 का मोड प्लस 1 का मोड। ऐसा क्या क्यों आया, देखिए पहले u प्लस v निकालेंगे, तो u क्या है 1 0 और v क्या है 0 1। तो सबसे पहले इनको जोड़ो, फर्स्ट में फर्स्ट जोड़ो, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1, तो 1 1 आ गया। अब इसका मोड कैसे निकालेंगे, मोड 1 2 आ गया। ऐसे u माइनस v का -1 का मोड क्या बनेगा +1, तो 2 आ गया ये। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या था, देखो हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या था, नॉर्म ऑफ u प्लस v का स्क्वायर नॉर्म ऑफ u माइनस v का स्क्वायर बराबर है दुगना नॉर्म ऑफ u का स्क्वायर प्लस में नॉर्म ऑफ v का स्क्वायर। ये हमारा होता है, इसको हमें चेक करना है। तो u प्लस v क्या है 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 का स्क्वायर 4 8 आ गया। राइट हैंड साइड में क्या है 2 गुना में नॉर्म u कितना है 1, 2 2 4 आ गया। तो हमने देखा ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये इसके द्वारा इंड्यूस्ड इनर प्रोडक्ट स्पेस नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट हमें करना है कोची सचवार्ड इनइक्वालिटी क्या होती है। कोची सचवार्ड इनइक्वालिटी में क्या होता है, यू वी का जो यू वी इनर प्रोडक्ट का जो मोड होता है वो लेस देन इक्वल टू होता है नॉर्म ऑफ यू और नॉर्म ऑफ वी से। याद रखना, यू वी का इनर प्रोडक्ट का मोड
मोड लेस देन इक्वल टू होता है नोम ऑफ यू और नोम ऑफ वी से। देखिए भाई, इसका प्रूफ हम कर नहीं रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, देखिए ट्राइंगल इनइक्वालिटी क्या होती है, नोम ऑफ यू प्लस वी लेस देन इक्वल टू होता है नोम ऑफ यू प्लस नोम ऑफ वी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, मान लीजिए वी एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है, यू और वी दोनों वी में से ले रखे हैं, देन यू वी का मोड हमेशा किसके इक्वल होता है, नोम ऑफ यू नोम ऑफ वी। मतलब ये लेस देन इक्वल टू नहीं आया, इक्वल आया। इक्वल आते ही हम क्या कह सकते हैं, यू और वी क्या है, लीनियर डिपेंडेंट। ओके, नेक्स्ट देखिए, ऑर्थोगोनल वेक्टर एंड ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं। लेट वी एफ एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है और यू वी दोनों यू में बिलोंग कर रहे हैं, यू ऑर्थोगोनल है वी पर। कब, जब यू वी का इनर प्रोडक्ट क्या हो, 0। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यू परपेंडिकुलर है वी पर या वी परपेंडिकुलर है यू पर, एक ही बात है। आगे देखिए, मान लीजिए डब्ल्यू बी सबस्पेस है वी का और एनी देखिए डब्ल्यू को सबस्पेस है तो इसमें 2 एलिमेंट लेंगे, 2 वेक्टर लेंगे इसके, यू वी बराबर 0 हो तो उसको परपेंडिकुलर सबस्पेस बोलेंगे। एक एलिमेंट एक का, दूसरा एलिमेंट दूसरे का। देखिए आगे में इसको मैंने यही डिफाइन कर रखा है। देखिए मान लीजिए डब्ल्यू का देखिए W1 एंड W2 सब स्पेस है किसके, वेक्टर स्पेस सेम के। देन W1 परपेंडिकुलर किस पे होगा, W2 पर, या W2 परपेंडिकुलर होगा W1 पर। कब, जब इनका इनर प्रोडक्ट क्या आ जाए, 0 पर। W1 W2 वेक्टर किससे लिया है, W1 से सब स्पेस से और W2 सब स्पेस पे। तो W का कॉम्प्लीमेंट किसका कलेक्शन होगा, VW, ऐसे इनर प्रोडक्ट जिसका 0 हो उसका। ठीक है, आगे इसको ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं। तो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट हमेशा सब स्पेस होता है, याद रखना। नेक्स्ट हमारा है ग्राम सचमिड ऑर्थोनॉर्मलाइजेशन प्रॉपर्टी। वो क्या कहता है, सबसे पहले हमें इसके लिए ऑर्थोनॉर्मल सेट के बारे में पता होना चाहिए। पहले ऑर्थोनॉर्मल सेट क्या होता है, देखो अगर UI मतलब सेम के लिए 1 हो, मतलब नोम ऑफ UI क्या हो, 1। देखिए, और डिफरेंट के लिए क्या हो, 0। डिफरेंट के लिए क्या हो, 0। अगर इनर प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं हम, अगर I और J इक्वल है तो उसके लिए क्या हो, 1, और I और J इक्वल ना हो तो उसके लिए क्या हो, 0। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोनॉर्मल सेट। ठीक है, ये फाइनाइट इनर प्रोडक्ट स्पेस में ही होता है। और ये UI UJ आपको पता है ये वेक्टर हैं उसके। लेट UI इज सेट टू बी ऑर्थोनॉर्मल सेट इफ़, ये भी मैंने बताया था, UI UJ बराबर है डेल्टा IJ। 1 कब होगा, इफ़ I और J इक्वल होंगे, और 0 कब होगा, अगर I और J इक्वल नहीं होंगे। आगे, एक ऑर्थोनॉर्मल सेट एक बेसिस होता है फॉर स्पेस V के लिए, देन सेट इज कॉल्ड ऑर्थोनॉर्मल बेसिस कहलाएगा। इफ़ W इज एन ऑर्थोनॉर्मल सेट है एक इनर प्रोडक्ट स्पेस VF के अंदर, द W इज सेट टू बी, उसको कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट कब बोलेंगे, इफ़ ऑल नॉन 0 ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर ऑफ वेक्टर किस में आ जाए, W के अंदर आ जाए। ठीक है, अगला कंसिडर C² विद स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट स्पेस। देखिए C² में हमने E1 और E2 इसके बेसिस ले लिए। E1 हमें पता है 1 0 होती है स्टैंडर्ड बेसिस, E2 क्या है, 0 1। इसको ऑर्थोनॉर्मल सबसेट होती है C² का, याद रखना, स्टैंडर्ड बेसिस ऑर्थोनॉर्मल सबसेट होती है। ओके, ये आपको रिजल्ट याद रखने हैं। नेक्स्ट हमारा स्टैंडर्ड बेसिस EI बराबर 1 कब होती है, जब EI क्या हो, सेम। आगे, लेट S एक ऑर्थोनॉर्मल सेट है वेक्टर्स का एक इनर प्रोडक्ट स्पेस के अंदर, देन S लीनियर इंडिपेंडेंट सेट फॉर्म करते हैं। अब देखिए, अब हम करते हैं ग्राम सचमिड ऑर्थोनॉर्मलाइजेशन प्रोसेस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहती है, हर एवरी फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस। देखिए इनर प्रोडक्ट स्पेस है, उसकी डायमेंशन क्या है, फाइनाइट। तो वो कहता है वो एक ऑर्थोनॉर्मल बेसिस रखता है। क्या रखता है, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। अभी हमने पढ़ लिया ऑर्थोनॉर्मल बेसिस क्या होता है। देखिए मान लिए S है, S में U1 से लेकर UN बेसिस है, तो इसकी डायमेंशन क्या हो गई भाई, N हो गई। और एवरी नॉर्मल सेट ऑफ वेक्टर इज ऑल्सो लीनियर इंडिपेंडेंट होता है, ये भी हमें पता है ऑर्थोनॉर्मल सेट वाले। तो अब हम कैसे बनाएंगे, देखिए इंपॉर्टेंट, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बनाते कैसे हैं। देखो V1 हमेशा U1 के बराबर होता है और V2 बराबर होता है U2 माइनस, अब U2 से पहले वाला क्या होता है, U2 U1 का इनर प्रोडक्ट इंटू में U1 डिवाइड में U1 का नोम का स्क्वायर। ऐसे ही V3 के आगे लिखेंगे U3 माइनस फिर U3 U2। ठीक है, पहले मैं ये लिख रही हूँ U3 U2 डिवाइड में U2 के नोम का स्क्वायर, फिर U3 का U1 के साथ U1 डिवाइड में नोम ऑफ U1 का स्क्वायर। इस तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं। ओके, अब देखिए जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें क्लियर होएगा अच्छे से। देखिए एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दे रखी है, अगर V2 0 हो तो ये 0 हो गया, तो U2 किसके बराबर आ जाएगा, दिस वन।
तो u2 बराबर क्या हो गया एक तरीके से k ऑफ u1। तो हमें पता है जब एक दूसरे का मल्टीपल होता है तो लीनियरली डिपेंडेंट। याद रखना अगर v2 0 होंगे तो ये कैसे होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। अगर नहीं होंगे तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। अगर v2 नॉन जीरो है तो कैसे होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, आगे v1 v2 आर ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ वेक्टर्स होते हैं हमेशा। आगे देखिए भाई, नेक्स्ट हमारा देखिए भाई, ऑब्टेन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस विद रिस्पेक्ट टू इनर प्रोडक्ट स्पेस फॉर सबस्पेस ऑफ R3 जनरेटेड बाय दिस वन। देखिए ये हम करते हैं क्वेश्चन ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। मान लीजिए ये u1, ये u2, ये u3 और w1 यहाँ पे क्या दे रखा है, v1 डिवाइड बाई v1 का नॉर्म का स्क्वायर, w2 दे रखा है v2 डिवाइड में v2 के नॉर्म का स्क्वायर और w3 हमें दे रखा है v3 डिवाइड में v3 के नॉर्म का स्क्वायर। ये हमें गिवन है। ठीक है, अब देखो हमें पता है v1 बराबर किसके बराबर होता है, एक मिनट, हमें पता है v1 किसके बराबर होता है भाई, u1 के। ठीक है, और v2 बराबर क्या होता है, u2 माइनस u2 u1 डिवाइड में u1 के नॉर्म का स्क्वायर। ऐसे ही v3 बराबर क्या होता है, u3 माइनस u3 u1 डिवाइड में u1 के नॉर्म का स्क्वायर माइनस u3 u2 डिवाइड में u2 के नॉर्म का स्क्वायर। अब देखिए हमें u1 के नॉर्म का स्क्वायर चाहिए, u2 का भी और u3 का भी, ऐसे मतलब सभी के चाहिए हमें। अब देखिए u1 के नॉर्म का स्क्वायर क्या आता है, u1 तो u1 क्या है 101 और 101, सीधे भी हम कर सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो कितना आएगा 2। ऐसे u2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इस तरीके से हम इसको सोल्व कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा। अब u2 u1 करना है, यहाँ पे u2 यहाँ पे u1, इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 1 मल्टीप्लाई 1 0 मल्टीप्लाई 0 माइनस 1 मल्टीप्लाई 1, तो ये 0 1 में से 1 गया 1 में से 1 गया 0 आ गया। अब u3 का u1 के साथ कर लूँगी, ऐसे u3 का u2 के साथ, तो हम ये निकाल लेंगे। अब हमारे पास w1 क्या है, v1 डिवाइड में v1 के नॉर्म का स्क्वायर और w2 क्या दे रखा है, v2 डिवाइड में v2 के नॉर्म का स्क्वायर और w3 क्या है, v3 डिवाइड में v3 के नॉर्म का स्क्वायर। ये में गिवन है। तो v1 हमारे पास क्या है, देखिए v1 बराबर है u1 के, तो u1 क्या है 101, तो v1 क्या है 101। तो देखिए जैसे मैं इसको लिखूँ, v1 है 101 डिवाइड में v1 के नॉर्म का स्क्वायर, v1 के नॉर्म का स्क्वायर u1 के नॉर्म का स्क्वायर है, तो u1 का नॉर्म कितना है 2, तो इसमें रूट लगेगा तो √2। अब इसको अलग अलग कर दो, 1/√2 0/√2 और 1/√2, ऐसे मैं इसको अलग कर सकती हूँ। देखिए कर दिया। इसी तरीके से v2 डिवाइड में v2 के नॉर्म का स्क्वायर, v3 डिवाइड में v3 के नॉर्म का स्क्वायर, ऐसे मैं सारे निकाल लूँगी। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, इसको हमें याद रखना है। ओके, देखिए नेक्स्ट, एक मिनट, हमने ये देखिए कैसे निकाला है, हाँ v1 डिवाइड में v1 के नॉर्म का स्क्वायर और हाँ w2 बराबर है, हाँ ये ऑर्थोनॉर्मल बेसिस निकालिए, v2 डिवाइड में v2 के नॉर्म का स्क्वायर। तो v2 निकाला, v2 कैसे निकाला, u2 माइनस u1 डिवाइड में u1 के नॉर्म का स्क्वायर। एक मिनट, मैं इस v2 को चेक करती हूँ एक बार। ये v1 हो गया, v2 कितना है हमारे पास, v2 तो हमें निकालना पड़ेगा ना पहले, एक सेकेंड। देखिए मैंने कैलकुलेट किया इसको, जैसे v2 क्या होता है u2 माइनस u1 डिवाइड में नॉर्म ऑफ u1 का स्क्वायर था, तो u2 की वैल्यू क्या थी 10 माइनस 1, u2 u1 का इनर प्रोडक्ट देखिए यहाँ पर 0 है, u2 u1 का इनर प्रोडक्ट क्या है 0, तो 0 गुना में समथिंग 0 हो जाएगा, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या आएगी 10 माइनस 1। ओके, देखिए आगे हमारा क्वेश्चन इसी तरीके से हम v3 निकाल लेंगे, तो ये क्या बन जाएगी, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। नेक्स्ट है हमारा, लेट v बी ए फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस है, w एक सब स्पेस है v का, देन v को हम लिख सकते हैं w डायरेक्ट सम ऑफ w के कॉम्प्लीमेंट में, ऐसे w के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट अगेन w होता है, ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, याद रखना अगर कोई एलिमेंट x है जो w इंटरसेक्शन w के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करता है, तो w इंटरसेक्शन w के कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या होती है 0, तो x की वैल्यू क्या होगी 0। नेक्स्ट हमारा देखिए, याद रखना अगर w का कॉम्प्लीमेंट सब स्पेस होता है हमेशा v का, और v बराबर w का कॉम्प्लीमेंट इन डायरेक्ट सम में w के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट अगेन w होता है, तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकती हूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आपकी ये लीनियर अलजेब्रा कंप्लीट हो चुकी है, अब आप DPP सोल्व करनी है। थैंक यू।